गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के एपिसोड में हम देख चुके हैं कि ग्लोब के आकार, प्रकार, अक्ष किसे कहते हैं, विषुववृत्त किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, इस तरह से कुछ चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब एवं अक्षांश और अध्याय में महत्वपूर्ण अक्षांश जो समानांतर रेखा है, पृथ्वी के ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, या पृथ्वी के ताप कटिबंध में हम उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध को समझने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में हम पढ़ेंगे देशांतर क्या है और प्रमुख यामोत्तर किसे कहते हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश या मतलब समानांतर जो रेखाएं होती है वो कौन कौन सी होती है। कि जैसे कि आप अपने किताब में भी देख सकते हैं कि वहाँ कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश दिखाए गए हैं। तो हम विषुववृत्त की इसके पहले के एपिसोड में बात कर चुके हैं, जो 0 अंश से दिखाया जाता है। उत्तर ध्रुव 90 अंश उत्तर दिखाया जाता है तथा दक्षिण ध्रुव 90 अंश दक्षिण के साथ दर्शाया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, जैसे कि उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा। तो ये भी महत्वपूर्ण, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये कर्क रेखा की लाइन दिख रही है और उसका मापन होता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये, जैसे कि हमने इसको डिवाइड अगर करते हैं तो ये उत्तर का हिस्सा है, ये दक्षिण का हिस्सा है, और इसीलिए हमने इसको कर्क रेखा उत्तर की ओर दिखाया गया है। दक्षिण गोलार्ध में उसी माप में है मकर रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण गोलार्ध में है। विषुववृत्त के और भी अगर आगे जाएंगे, जैसे मतलब उत्तर में, तो 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, और विषुववृत्त के रेखा जो 66.5 डिग्री है दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। तो इस तरह से यहाँ अपने को महत्वपूर्ण अक्षांश समझ में आ गए हैं। तो महत्वपूर्ण सबसे पहले विषुववृत्त, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, साथ साथ में कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये महत्वपूर्ण अक्षांश मतलब समानांतर रेखाएं होते हैं। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के ताप कटिबंध किसे कहते हैं। तो यह पृथ्वी के ताप कटिबंध, जैसे कि पृथ्वी को हमने सूरज की रोशनी जहां जिस प्रकार से पृथ्वी पर आती है उसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश की है। जैसे कि मतलब ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी की आकृति दिखाई गई है, यहाँ सूरज है, तो सूरज की रोशनी पृथ्वी पर जिस प्रकार से गिरती है उसके आधार पर हमने, जैसे कि ये सूरज की रोशनी है, तो ये जो इतना जो हिस्सा है जो यहाँ पिंक कलर में दिखाया गया है, तो यहाँ डायरेक्टली सूरज की रोशनी गिरती है। लेकिन अपनी पृथ्वी गोल होने की वजह से जो सूरज की रोशनी यहाँ से आने वाली है, यहाँ तक बहुत ही दूर से के साथ मतलब तिरछी पड़ती है, स्लैंटिंग सनरेज होते हैं, और इसीलिए ये हिस्सा सूरज के पास होने के कारण ये पूरा हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन सूरज के किरण लंबवत होने की वजह से यह हिस्सा इतना गर्म नहीं होता है। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि यहाँ आपको एक टॉर्च दिखाई गई है, ये सरफेस दिखाया गया है कि जैसे मतलब अगर खड़ा सरफेस है और आप उस पर टॉर्च लगाते हैं तो इस प्रकार से आपको ये प्रकाश नजर में आता है। लेकिन वही अगर हम सरफेस अगर उसको तिरछे करते हैं इस प्रकार से और रोशनी डालते हैं तो ये इससे भी ये बड़ा नजर आता है, लेकिन रोशनी कैसी होती है, फैली हुई यहाँ नजर आती है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी पर भी सूरज की रोशनी इस प्रकार से फैल जाती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध में। सबसे पहले है उष्ण कटिबंध। तो ये कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा है, इनके बीच में एक टॉरिड जोन नजर आता है, और इसीलिए इस क्षेत्र में जो क्या है, सर के ऊपर सूरज होने की वजह से इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। हम इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। तो ये हो गया है पृथ्वी का हिस्सा उष्ण कटिबंध, जिसको अंग्रेजी में टॉरिड जोन भी कहा जाता है, या हिंदी में हम उसको
उष्ण कटिबंध कह सकते हैं। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। तो ये कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। तो आप यहां देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब या कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। तो इनके बाद का जो इलाका है, मतलब टेम्परेट जो नाम लिखा है टेम्परेट, जिसको हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, और ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। जैसे मतलब ये मैंने आपको बताया कि ये सूरज की रोशनी होती है तो इस तरह से तिरछी हो जाती है। लेकिन ये जो इक्वेटर है यहाँ स्ट्रेट लाइन्स होती है, सूरज की किरणें स्ट्रेट होती है और इसीलिए ये इलाका ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन ये टेम्परेट ये कम गर्म होता है क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी तिरछी आती है। तिरछी होने की वजह से वो रोशनी फैल जाती है, फैलने की वजह से उसकी तीव्रता कम हो जाती है। और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मतलब ये जो इलाका है टेम्परेट, तो इसका तापमान जो मध्यम रहता है और इसीलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण। मतलब क्या है, मध्यम होता है, ना शीत होता है ना उष्ण होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं शीत प्लस उष्ण, मतलब शीतोष्ण कटिबंध। तीसरा प्रकार है शीत कटिबंध। तो उत्तर गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण वृत्त मतलब दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में ठंड बहुत रहती है। जैसे मतलब आप यहां देख रहे हैं, ये इलाका आप देख रहे हैं, तो यहां ठंड रहती है क्योंकि सूरज की रोशनी यहां ज्यादा मात्रा में होती है, यहां कम होती है, और यहां तो उससे भी कम होती है और ना के बराबर होती है। और इसीलिए इस क्षेत्र में बहुत ही ठंड होती है क्योंकि सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे शीत कटिबंध। जो ये ब्लू इलाका, नीला इलाका दिखाया गया है, उसको हम बोलेंगे शीत कटिबंध। फ्रिजिड जोन कहते हैं उसको अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देशांतर क्या है? तो देशांतर हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखे थे कि समानांतर लाइन देखे थे, अभी हम देखेंगे देशांतर क्या है। तो किसी स्थान को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त और भी कुछ जानकारी अपने को मालूम होनी चाहिए, तभी हम किसी स्थान को अच्छी तरीके से या बराबर बता सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है। जैसे कि इसके पहले के हम इसके पहले की पार्ट में एक उदाहरण देखे थे चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो होरिजोंटो की हम उनसे बात की थी। उसी प्रकार से हम यहाँ भी एक उदाहरण दे रहे, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है, और यह एक ही अक्षांश मतलब 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, एक अक्षांश पर है। और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं इस उदाहरण में। तो देशांतर क्या है हम यहां समझते हैं कि जैसे कि देशांतरी यामोत्तर बोलते हैं इन संदर्भ रेखा जो अपने को यहां बताई गई है, इनको बोलेंगे हम देशांतरीय यामोत्तर बोलते हैं, और इनके बीच की दूरी को हम देशांतर अंशों में मापते हैं। हम इसको मापने के लिए देशांतर अंश को हम यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। और प्रत्येक अंश जो ये लाइन दिखाई गई है, प्रत्येक अंश को हम मिनट में तथा मिनट को सेकंड में हम विभाजित करते हैं। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है क्योंकि पृथ्वी कैसी होती है, गोल होती है, और जब ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां आपको यहाँ देखते हैं कि यहाँ शून्य हो जाती है, और जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते नजर आते हैं। जैसे कि मतलब ये यहाँ गए, यहाँ से ये लाइन गई, यहाँ से ऐसी लाइन, और यहाँ जाकर मिलते हैं, ऐसा अपने को लगता है क्योंकि पृथ्वी गोल है। इसीलिए प्रमुख यामोत्तर क्या है इसमें देखते हैं कि अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, क्योंकि हम सभी जगह से हम बोल नहीं सकते कि सभी जगह समान हो सकता है। और तभी सभी देशों ने क्या किया है कि निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला मतलब जहां रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से स्थित से गुजरने वाली यामोत्तर से मतलब पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, यह निश्चय किया गया है। और मतलब क्या है, दुनिया के नक्शे में जो यहां आपको जीरो लाइन दिख रही है, जीरो लाइन नजर आ रही है, जैसे मतलब ये है लाइन जीरो, तो यहां से विश्व भर का समय गिना जाता है। और इस तरह से
इसको हम बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर। तो ये हो गई प्रमुख यामोत्तर, उसको बोलते हैं ग्रीनिच टाइम लाइन। तो प्रमुख यामोत्तर को और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है, 0 अंश देशांतर होता है, जैसे कि मतलब यहाँ आपको दिखाया गया है। इसका मान 0 देशांतर है और यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। मतलब यहाँ से पूर्व 180 तक, 180 डिग्री तक, और यहाँ 180 डिग्री तक हम गणना कर सकते हैं। मतलब 180 प्लस 360 तो हो गया, मतलब क्या पृथ्वी का पूरा आकार इसमें आ जाएगा। और प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, मतलब जो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध, इसके पहले में हम देखे थे पृथ्वी को इस तरह से अक्षांश में बांटे थे, यहाँ उत्तर गोलार्ध और यहाँ दक्षिण गोलार्ध। आज हम इस प्रमुख यामोत्तर में देखेंगे कि जैसे इसको हम आधा हिस्सा बनाएंगे, यहाँ का पश्चिम गोलार्ध, क्योंकि ये पश्चिम दिशा है, और यहाँ का पूर्व है, और इसीलिए हम इसको पूर्व गोलार्ध कहेंगे। तो ये हो गया पूर्व गोलार्ध इस लाइन के बीच से, और यहाँ हो गया पश्चिम गोलार्ध। तो इस तरह से हम पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध को हमने पृथ्वी को विभक्त किया है। और इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पूर्व अक्षर लगाया जाता है और पश्चिम के लिए पश्चिम मतलब प का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। फर्क इतना है कि हम इधर का पश्चिम रेखा, पश्चिम से यह हम गोलार्ध बोलेंगे, लाइन एक ही है, और इधर का हम पूर्व गोलार्ध कहेंगे। तो इस तरह से हम प्रमुख यामोत्तर को यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ भी चित्र में देख सकते हैं, इसके पहले हमने हेमिस्फीयर बताए थे, 2 भाग किए थे, यहाँ का उत्तर गोलार्ध और इधर का दक्षिण गोलार्ध। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पूर्व गोलार्ध बना रहे हैं, यहाँ पश्चिम गोलार्ध बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यह अध्ययन करने के बाद हमको किस दुनिया भर के या पृथ्वी पर जो कोई भी स्थान होता है उसको दिखाने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गोलार्ध किस तरह से हम देख सकते हैं कि दुनिया का ये ग्लोब बताया गया है, दुनिया का ये नक्शा दिया गया है यहाँ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मतलब ये ऊपर का हिस्सा, ये लाइन है जो इक्वेटर लाइन है, ये विषुववृत्त बोलते हैं, ये ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और यहाँ जो लाइन दिख रही है इसके नीचे का हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर है, मतलब दक्षिण गोलार्ध है। वैसे इसी प्रकार से हमने पृथ्वी के 2 हिस्से बनाए हैं, पूरब और यहाँ पश्चिम, और इसी पूरब का पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम का पश्चिम गोलार्ध। तो इस तरह से हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ और भी एक आ गई है, जैसे कि मतलब यहाँ भी मैप दिया गया है, आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से जैसे कि हमने पृथ्वी का यहाँ इस तरह से विभाजन किया गया है। जितने भी यहाँ देश आएंगे वो उत्तर गोलार्ध में आएंगे, ये इधर के नीचे के लाइन में दक्षिण गोलार्ध हो जाता है। लेकिन साथ साथ में जब हम इसको वर्टिकली मतलब उसको हम देशांतर में विभाजित करते हैं तो इधर के पूर्व गोलार्ध में आते हैं और इधर के पश्चिम गोलार्ध में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने गोलार्ध का परिचय किया है। दोस्तों यहाँ हम रुकते हैं और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।